नूरदीन भाई, आपको लगता है कि ये जो टोरेंट का जो मुद्दा है, यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी एनसीपी उसके गले की हड्डी बन चुका है और आने वाले मनपा चुनाव में अब एनसीपी को भारी नुकसान होने वाला है? आपको क्या लगता है? देखो, मेरे को तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। उसकी वजह क्या है कि मैं यहाँ के लोगों को जानता हूँ, आप भी जानते हैं, आप तो न्यूज कवर करते हो, आपको मालूम है यहाँ के लोगों की जो विजन, इनकी सोच क्या है वो हम सब समझते हैं सर। मैं तो डॉक्टर अल्तमज फैजी को बोलता हूँ हमेशा, क्यों लड़ते हो यार इनके लिए, ये कुछ करने वाले नहीं। यहाँ के लोगों को जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, उनको जरा भी इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। बढ़ने दो, उनका बिल बढ़ता है, बढ़ने दो, हमारा बिल भी बढ़ रहा है तो हम भर रहे। अब जो मर रहे वो मरे, हमको क्या लेना देना है। जब जिस कौम को ही नहीं पड़ी है, जिनके बिल ज्यादा आ रहे, मुमरा कौसा को सबको मालूम है कि क्या हो रहा है करके, जब उनको ही नहीं पड़ी है तो हम लोगों को क्या पड़ी है सर? आपके नजरिए से मुमरा कौसा की जनता को क्या करना चाहिए? क्या कभी उनको क्या ये लोग जानते नहीं है? सब कुछ सब जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन जानबूझ के अनजान बने हुए हैं। इलेक्शन का टाइम है, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मुमरा के बारे में सोचो कि मुमरा को अगर डेवलप करना है तो एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन दे दीजिए, फिर आप देख लीजिए किस तरह काम होंगे। और मैं रिक्वेस्ट दूसरा ये करूंगा, मेहरबानी करके ये जो है 500,000 के चक्कर में 5-5 साल आपके और आपके बच्चों की जिंदगी खराब हो, कौन सी जिंदगी आप यूज जी रहे हो मुमरा के अंदर, वो आपको खुद को सोचना है, मेरे को नहीं सोचना है। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शहर के प्रसिद्ध समाज सेवक नूरुद्दीन नाइक साहब। हम उनसे बात करेंगे देश और दुनिया के बनते बिगड़ते हालात पे। आइए देखते हैं क्या कहना है उनका इस पूरे मामले को लेके। नूरुद्दीन भाई, सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा आपसे कि राज्य के चुनाव आयोग ने ये जो निर्णय लिया है कि इस बार जो है चुनाव जो है मनपा का वो पैनल सिस्टम की बजाय वार्ड सिस्टम होगा, तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? क्या ये मुमरा कौसा के जनता के हित में होगा ये वार्ड सिस्टम का चुनाव? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, ये एक बहुत अच्छा काम हो गया। ये जो उन्होंने जो निर्णय लिया है, दिस इज वेरी गुड, आई से, क्योंकि इसके अंदर ये हो गया कि 1 to 1 अभी लड़ना पड़ेगा। पहले पैनल सिस्टम होता था 3 का 4 का, उसमें 1-2 जो होते थे वो थोड़े मजबूत लोग, बाकी किसको भी घुसा देते थे लोग, समझे, और वो पैनल पूरा जीत जाता था। लोगों के साथ में इंसाफ नहीं होता था। अब ये लोगों के साथ में इंसाफ हुआ है। अब 1 to 1 लड़ो, पता चलेगा सबको क्या कौन मजबूत है क्या है। और फिर मुमरा के लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया सब। जब तक मुमरा में अपोजिशन मजबूत नहीं रहेगी ना, मुमरा का कभी हालात सुधर नहीं सकते। मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, कई सालों से बोल रहा हूँ कि अपोजिशन कहीं भी मजबूत होना चाहिए। अभी आप हमारे भारत का हाल देख लो कि वन साइड उन्होंने मैंडेट लाके उन्होंने पूरे जो है अपोजिशन खत्म कर दिए। बीजेपी ने भी अपोजिशन खत्म कर दिए। अपोजिशन किधर है? कांग्रेस लड़ रही, उतना मजबूती के साथ में नहीं लड़ पा रही है। दूसरी भी जो है वो उतना मजबूती के साथ में नहीं लड़ पा रहे। तो जब अपोजिशन अगर नहीं रहेगी, सारे बिल पास हो गए पार्लियामेंट के अंदर, आप देखेंगे उन्होंने इनकी जरूरत भी नहीं समझा, सारे बिल पास हो गए करके। तो यहां भी वही है, अगर इस कौम के समझ में नहीं आता है उसको हम क्या कर सकते करके। नूरुद्दीन भाई, क्या लगता है कि मतलब जिस तरीके से शहर के अंदर इन दिनों टोरेंट को लेके मामला जो गरमाया हुआ, सत्ताधारी पक्ष हो गया या विपक्ष हो गया, टोरेंट को लेके एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मनपा चुनाव जो अभी 6 महीने के बाद होने वाला, उसके अंदर टोरेंट का जो मुद्दा है वो काफी अहम मुद्दा बन के उभरेगा? बिल्कुल उभरेगा। लोग परेशान है टोरेंट से। टोरेंट से लोग परेशान है। अभी देखिए, लाइट जाती है ना, क्या नहीं जाती? लाइट सीधा गई सुबह 10 बजे, शाम को 6 बजे। ये तो हर 8 दिन के बाद में, 5 दिन के बाद में हो रहा है। दूसरा, टोरेंट जो अभी मैंने एक न्यूज देखा था, इसमें शमीम खान साहब बोल रहे कि भाई बीजेपी ने लाया है। अरे साहब, उसको उनको पता भी है कि कभी आई टोरेंट? शमीम खान से आप लोग जो न्यूज बनाते हो उनको पता है क्या हिस्ट्री क्या है करके? टोरेंट जो आई है 26 जनवरी 2007 में महाराष्ट्र में आई। तो हुकूमत किसकी थी आप देख लो ना। हमेशा बीजेपी और शिवसेना को बुराई करना,
और अपनी रोटी सेकना, क्योंकि आप ये लोग जानते हैं ना कि मुसलमानों के सामने शिवसेना की और बीजेपी की बुराई करो, मुसलमान एकदम खुश हो जाता है ना, और फिर डरता है। तो क्यों डरते हो भाई, क्यों डरते हो? आज शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी तीनों राज्य में हुकूमत कर रहे हैं ना, महाराष्ट्र के अंदर अच्छी हुकूमत चल रही है, कहीं कोई फसाद नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा है। और शिवसेना में हमेशा शिवसेना को पसंद करता हूं। मैं जब स्कूल भी पढ़ता था, उसके बाद में मैं जब आगे भी पढ़ने लगा, तो मैं शिवसेना को इसलिए पसंद करता था कि वो मुद्दों को उठाते थे उस टाइम पे। महंगाई का मुद्दा है, इसका मुद्दा है, आज उन्होंने भी ये मुद्दे छोड़ दिए वे करके। तो ये जो है ना 2007 में आई है, 26 जनवरी 2007 में टोरेंट आई है, तो लोगों को चाहिए कि चेक कर ले 2007 में किसकी हुकूमत थी करके। ये सिर्फ खाली बीजेपी को बदनाम करना और किसी और को बदनाम करना, लाया कौन बदनाम कौन, तो ये अच्छी बात नहीं है करके। तो अभी कल फैजी साहब का जो लेटर मैंने देखा, उन्होंने खुला बताया, मंत्री के मंत्री हमारे जो मंत्री साहब है वो राजी हुए जब उन्होंने सिग्नेचर किया तो टोरेंट आया ना। तो आप खुद सोचो ना, मेरे को सोचने की जरूरत नहीं, मेरे को तो इंटरेस्ट भी नहीं है, ये लोकल पॉलिटिक्स में मेरे को जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। उसकी वजह क्या है कि ये खिचड़ी वाला हिसाब है। अब लोगों को, मुमरा के कौसा के लोगों को सोचना चाहिए कि कितना बड़ा झूठ बोला जाता है और उस झूठ को तुम हजम कर लेते हो। नूरुद्दीन भाई, आपको लगता है कि ये जो टोरेंट का जो मुद्दा है, यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है एनसीपी, उसके गले की हड्डी बन चुका है और आने वाले मनपा चुनाव में अब एनसीपी को भारी नुकसान होने वाला है? आपको क्या लगता है? देखो, मेरे को तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। उसकी वजह क्या है कि मैं यहाँ के लोगों को जानता हूं, आप भी जानते हैं, आप तो न्यूज कवर करते हो, आपको मालूम है यहाँ के लोगों की जो विजन, इनकी सोच क्या है, वो हम सब समझते हैं सब। मैं तो डॉक्टर अल्तमज फैजी को बोलता हूं हमेशा, क्यों लड़ते हो यार इनके लिए, कुछ करने वाले नहीं। यहाँ के लोगों को जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, उनको जरा भी इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। बढ़ने दो, उनका बिल बढ़ता है, बढ़ने दो, हमारा बिल भी बढ़ रहा है तो हम भर रहे। अब जो मर रहे वो मरे, हमको क्या लेना देना है। जब जिस कौम को ही नहीं पड़ी है, जिनके बिल ज्यादा आ रहे, मुमरा कौसा को सबको मालूम है कि क्या हो रहा है करके, जब उनको ही नहीं पड़ी है तो हम लोगों को क्या पड़ी है सर? आपके नजरिए से मुमरा कौसा की जनता को क्या करना चाहिए? क्या अभी उनको वो क्या, ये लोग जानते नहीं है सब कुछ? सब जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन जानबूझ के अनजान बने हुए हैं, जानबूझ के अनजान बने हुए हैं। कोई इनका ठिकाना नहीं है साहब। पूरे वन साइड कम्युनिटी है, 10% ये हमारे गैर मुस्लिम भाई है, 90% मुसलमानों की आबादी। इसको मैं हमेशा गेटो बोलता हूं कि ये गेटो है करके, समझे? तो अब जिनको खुद को हालत बदली नहीं करनी अपनी, तो उसको मैं और आप क्या करोगे? कुरान में अल्लाह ने बोला हमने इस कौम की हालत ना बदली, ना हो जिसे बदलने की फिक्र, उसको हम और मैं आप क्या कर सकते बताइए? जब लोगों को सोचना चाहिए कि कितना झूठ बोला जाता है। उनकी पुरानी वीडियोस देखो आप, हाँ, कि हमारी लाश पे से गुजरना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपकी वीडियो देखो आप, और फिर बोलना कि बीजेपी ने लाई है। मैं आपको प्रूफ के साथ में दे सकता हूं, 26 जनवरी 2007 में टोरेंट महाराष्ट्र में आई है करके। तो उसका आप निकालो कौन हुकूमत कर रही थी उस वक्त किसकी हुकूमत थी? अब क्या करें, मुमरा के हालात सुधरना मुश्किल है। लेकिन एनसीपी का तो ये कहना है कि मतलब हम पहले भी टोरेंट के विरोध में थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। सब टोरेंट के विरोध में होते तो टोरेंट चालू होता था क्या? आप विरोध तो दो पार्टी कर रही, समझे? विरोध आप देखोगे दो पार्टी कर रही, एक तो आम आदमी पार्टी और दूसरा एमआईएम। बाकी कौन कर रहा है? शिवसेना भी कहां विरोध कर रही है? कर रही है? शिवसेना भी विरोध नहीं कर रही है, समझे? क्यों? अभी वो हुकूमत में कैसा विरोध करेंगे? इन लोग भी कैसे हुकूमत में, तो कैसा विरोध कर सकते हो करके? किसी भी हुकूमत के बगैर कोई यहाँ पे एक खिल्ला भी नहीं गाड़ सकता है क्या? नहीं। तो आपको समझना चाहिए सर, आपको मुझको समझना चाहिए, वोटर्स को समझना चाहिए। मेरा तो एक ही बोलना है, अब इलेक्शन आ रहा है, आप देख लिए नले नालिए नाला गटर किस तरह साफ हो रहा है। क्यों साफ हो रहा है भाई? इतने 5 साल से आप लोग क्या सो रहे थे क्या? अभी तुम भाग रहे, वीडियो बना रहे, देखिए हम साफ कर रहे। अरे यार, तुमको भी मालूम है यहाँ की जाहिल लोग हैं, इनको खुद को सेंस नहीं है, और फिर नोट बटेंगे और क्या होगा? मुसलमान तो रास्ता ही देखता है ना। मियां भाई जो है ये रास्ता देखता है कि इलेक्शन आया, 1500 रुपए एक आदमी से ले लेंगे। नूरुद्दीन भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि मुमरा कौसा के अंदर यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है उसके लगभग 18 नगर सेवक है।
तो आगामी मनपा चुनाव में आपको क्या लगता है कि ये जो नगर सेवकों की संख्या है 18 से ज्यादा होगी या कम होगी? देखिए, मैं समझता हूं कम होगी। डैमेज तो हुआ है, काफी चीजों का डैमेज हुआ है, नहीं ऐसा नहीं करके। और अपोजिशन जो इतनी भी है यहाँ पे, या आम आदमी पार्टी बोलो या MIM बोलो या और कोई, वो उतना मजबूती से प्रोटेस्ट नहीं कर सके। आम आदमी पार्टी के पास पैसा नहीं है, उनकी जो पार्टी दिल्ली वाली है वो इनको पैसा देती नहीं है, तो कहां से लाएंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर आप मुमरा में देखोगे तो बेचारे गिने चिने अच्छे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, समझे? तो दोनों भी पार्टी, अब MIM भी देखो क्या उन्होंने मजबूती से जो मुद्दों को उठाना मांगता था, जैसा अपोजिशन उठाती है, उस तरीके से नहीं उठा सके। तो लोगों को, वोटर्स को समझना चाहिए, वोटर्स को यह सोचना चाहिए कि भाई जब तक कि हम अपोजिशन का हाथ मजबूत नहीं करेंगे, मुमरा विल नेवर डेवलप। मुमरा डेवलप नहीं होगा सब, अगर आप अपोजिशन को हाथ मजबूत नहीं करोगे। यहां अच्छा दूसरे पढ़े लिखे लोग चाहिए सर, एजुकेटेड। आप की बार पढ़ा लिखा उम्मीदवार, अब की बार एजुकेटेड उम्मीदवार, यह नारा होना चाहिए लोगों ने। पॉलिटिकल लोगों का नहीं होगा, लेकिन जो लोग यहां रहते हैं, अच्छे लोग, देखो जो लोगों को एजुकेशन के बारे में मालूम नहीं है उनको छोड़ दो, लेकिन जो जानते हैं, पढ़े लिखे लोग मुमरा में बहुत है साहब। एमटेक्स किए हुए लोग हैं, डॉक्टरेट किए हुए लोग हैं यहाँ पे मुमरा में। ऐसा नहीं है, मुमरा में काफी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग जो है वो घरों में बैठ गए। जब अच्छे लोग घर में बैठ जाएंगे तो बुरे लोग तो नंगे नाचेंगे सर। नूरुद्दीन भाई, अब हम बात करेंगे अफगानिस्तान पे, जिसके पिछले दिनों जिस तरीके से तालिबान ने वहां पे अफगानिस्तान पे कब्जा किया, उसको लेके पूरे दुनिया के अंदर एक हाहाकार सा मचा हुआ है। और भारत के अगर हम बात करें तो अभी 6 महीने के बाद यूपी के अंदर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिस तरीके से तालिबान को लेके, तालिबान के मामले को लेके हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहा है हमारे भारत के अंदर, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? और पिछले दिनों देश के अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से मतलब मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है, कैसे देखते हैं आप इन सारी घटनाक्रम को और क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पे? देखिए, तालिबान, अफगानिस्तान का मसला ऐसा है, क्या अफगानिस्तान हमारा हिस्सा, आप देखोगे अफगानिस्तान जो है हमसे 1873 या 1876 में हमसे अलग हुआ है, हमारे पार्ट था करके, समझे? और इसको अलग किसने कराया? ब्रिटिश ने कराया सब, अंग्रेजों ने इसको अलग कराया करके। अब उसके बाद आप बताओगे कि अफगानिस्तान में ये पठान जो है ना, इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि दुनिया की नजरें अफगानिस्तान पे क्यों है। पहले ब्रिटिश आया, इन्होंने ब्रिटिश को भगाया, उसके बाद में रशिया आया, इन्होंने रशिया से लड़े, 10 साल रशिया लड़ा है साहब, पावरफुल कंट्री थी रशिया, रशिया चला गया। उसके बाद अमेरिका आया, 20 साल, कई अरबों डॉलर उसने डाल दिया वहां पे, कई अरबों डॉलर, लास्ट में वो भी चला गया। अब इनको अक्ल नहीं है कि ये सबकी नजरें हमारे पर क्यों है करके। अफगानिस्तान में इतने रिसोर्सेस है, इतने माइंस और मिनरल है, दे गॉट गोल्ड, दे गॉट सिल्वर, उनके पास सल्फर है, उनके पास जिंक है, उनके पास पेट्रोल है, समझे? क्या नहीं है उनके पास? जो चाहे वो निकाल सकते हैं और ये मालदार कंट्री हो सकती है, लेकिन क्या करें? हमारे भारत ने, हमारे हिंदुस्तान ने, हमारी हुकूमत ने 2001 से 2021 तक 3 बिलियन डॉलर लगाया है साहब। 400 प्रोजेक्ट हमारे अफगानिस्तान में चल रहे। इनका जो पार्लियामेंट हाउस है ये हमने बना के दिया है। इनका सब में बड़ा जो डैम है, सलमा डैम, वो हमने बना के दिया है, समझे? इनके बच्चों को आज भी स्कॉलरशिप IIT में मिल रही है। IIT ने उनके बच्चों को बोला कि आ जाओ, आप कॉलेज खुल रहा है करके, समझे? क्या क्या नहीं किया हमने अफगानिस्तान में। ठीक है, अब हमारे वहां से जो ऑफिस बेरर थे सबको बुला लिया गया, क्योंकि तालिबान जब आया तो लोग डर गए, क्योंकि इन्होंने जब पहले भी हुकूमत की है तो लोगों के साथ में जुल्म किए इन्होंने जो वहां पे जो बुद्धा की स्टैच्यू थी, क्या जरूरत थी तुमको तोड़ने के लिए? तालिबान को क्या जरूरत थी तोड़ने के लिए?
आपको हुक्म नहीं है। इस्लाम ने आपको बोला किसकी इबादतगाह को हाथ मत लगाना, आपने वहां तोड़े अफगानिस्तान में, उसका एक्शन पे रिएक्शन किधर हुआ पता है आपको? यह मुसलमान सोचता नहीं है। यह म्यांमार के अंदर हुआ, म्यांमार के अंदर जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, दिस इज जस्ट बिकॉज ये तालिबानों ने उधर जो है उनका बुद्धा का जो गौतम बुद्ध का जो उधर ये था पुतला बनाया हुआ था तराश के पहाड़ के अंदर, उसको उन्होंने ब्लास्ट कर दिया। आप गलत इस्लाम चला रहे हो, फिर आप औरतों पे जुल्म कर रहे थे उस वक्त। आप बच्चियों को पढ़ने क्यों नहीं दे रहे हो भाई? लड़कियां पढ़ेगी क्यों नहीं पढ़ेगी? कहां लिखा इस्लाम में क्या लड़कियां नहीं पढ़ना चाहिए? तो अफगान जो है वो हमारा हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। और भारत ने जो है, हिंदुस्तान ने जो वहां पे पैसा लगाया हमारा, ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, हिंदुस्तान की पब्लिक का पैसा है, ये भारत के लोगों का पैसा है। क्यों लगाए? क्या वहां गरीबी बहुत थी, वहां काम धंधा नहीं था लोगों को, तो वहां हमारे प्रोजेक्ट लगाने से आपको काम मिला करके। आज तालिबान बोल रहा है कि हमारा भारत से बहुत अच्छा करीबी रिश्ता है। उनके जो बड़े लीडर है वो कतर में बैठे, वो बोल रहे कि हमारा रिश्ता भारत के साथ में बहुत मजबूत है और हम इनके साथ में अपना रिश्ता मजबूत रखना चाह रहे, समझे? तो तालिबान को चाहिए कि ये सोचे कि एहसान अल्लाह ने क्या बोला है तुमको कुरान के अंदर, जो लोग अल्लाह के बंदों का एहसान नहीं मानते हैं वो अल्लाह का एहसान नहीं मानते। तो तालिबान को चाहिए कि भारत का, हिंदुस्तान का एहसान है तुम पे कि हमने प्रोजेक्ट लगाए, वहां पे 400 प्रोजेक्ट लगाए। आज भी जब तुम हमारे साथ में रिलेशन बनाओगे, हमारे साथ में रिलेशन करोगे, आप देख लेना तुम्हारा फायदा होगा। नूरुद्दीन भाई, अफगानिस्तान पे तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने अभी अपना स्टैंड जो क्लियर नहीं किया है, क्या लगता है आपको कि मतलब भारत को भी मतलब अब तालिबान को मान्यता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, उससे वार्ता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखो, हमारी हुकूमत जो है अभी इतनी बड़ी हुकूमत, हम उसके अंदर नहीं बोल सकते, लेकिन बातचीत चालू है। कतर में जो है ना, तालिबान भी चाह रहे, इनका जो सबसे बड़ा लीडर है उन्होंने खुद, मैंने एक न्यूज पढ़ा कि उन्होंने कहा कि नहीं, वी वांट टू वी आर इन गुड रिलेशन विद इंडिया। अभी से नहीं है साहब, हमारा हिस्सा है यार, पाकिस्तान भी हमारा हिस्सा था, अब वो अलग हो गए, वो अलग हो गया, ठीक है, लेकिन अफगान हमारे साथ में अलग होने के बाद में हम अफगानिस्तान का और हमारे बहुत अच्छे रिलेशन। पहले के तालिबान और अब के तालिबान में क्या फर्क नजर आता है? अभी तो अब भारत को मतलब इससे मतलब बात करनी चाहिए यानी तालिबान सरकार से। देखिए, अभी जो इन लोग आए, इनको अभी 15 दिन हुए होगा। 15 दिन में अब आगे इन लोग क्या कर रहे हैं? अगर इनको चलाना है इज्जत से, अगर इन्होंने लोगों पे जुल्म किया, अगर इन्होंने औरतों पे जुल्म किया, अगर इन्होंने गैर मुस्लिमों पे जुल्म किया, अगर इन्होंने वहां पे जो हमारे गैर मुस्लिमों की जो भी चीजें होगी, मंदिर हो, जो भी हो, चर्च हो, अगर उनको इन्होंने डेमोलिश करने की कोशिश किया तो अल्लाह ताला खुद इनको हटा देंगे। अल्लाह ताला जालिम को नहीं पसंद करते साहब, तुमने जुल्म किया है पहले, क्यों लोग तुमसे इतना डर रहे करके? तुम इतना क्यों लोगों को डरा के रखा है वहां पे? और लेकिन अब वो लोग तो ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि मतलब अब काफी चेंज आया है तालिबान के अंदर, ये दिखावा कर रहे, जो उनकी तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही है उससे तो वो लोग ये दुनिया को महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पहले का तालिबान नहीं, काफी बदलाव आया है हमारे अंदर। लेट्स सी ना, हमको देखना चाहिए, अभी आए ना लोग तो देखना चाहिए हमारे को क्या कैसे चल रहे हैं लोग, क्या चल रहे हैं। अभी आप मुझे बताइए, वो 75,000 80,000 तालिबान है, हमारे साथ में टकरा सकते क्या लोग? नहीं। अरे हम लोग 135 करोड़ की आबादी है, हमारी मिलिट्री जो है वर्ल्ड की सुपर पावर, सब टॉप मोस्ट मिलिट्री हमारे पास है, और हमारे पास भी बहुत मजबूत हो चुका है भारत बहुत मजबूत है, हिंदुस्तान बहुत मजबूत है साहब। हम उनसे डरने की बात नहीं है, लेकिन रिलेशन मेंटेन करके रखने का, बिजनेस ट्रेड बनता है, हमारे और भी प्रोजेक्ट लगेंगे, हमारे बहुत पैसे लगे हुए वहां पे। अब उनके हाथ में तो देखो, अमेरिका तो जाते जाते आज उनके हाथ में जखीरा देके गया, सब 2.5 लाख करोड़ का एम्यूनिशन उनको मिला है। ये छोटा मोटा नहीं है, सब 2.5 लाख करोड़ का एम्यूनिशन उनके हाथ में लगा, और सब जबरदस्त एम्यूनिशन उनके हाथ में आया है। अब सोचो, तो उनको चाहिए कि अल्लाह से डर के करे, ईश्वर से डर के करे, वरना तुम्हारा फैसला तो वही करेगा फिर, समझे? आज अगर तुमको इज्जत मिली वहां पे ऊपर वाले की तरफ से, तो तुमको सोचना चाहिए। और मैं तालिबान, मेरी आवाज तो वहां तक तो नहीं जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि भारत का एहसान है तुम पे, हमारा एहसान है, हिंदुस्तान का एहसान है तुम्हारे पर, जो इतने बड़े प्रोजेक्ट 2001 से 2021 तक हमने 3 बिलियन पैसा डाला है। आप सोचो ना कितना पैसा डाला है। और आज भी आप भारत को बोलो कि आओ हमारे यहां बिजनेस करो,
तो हमारा भी भला होगा, आपका भी भला होगा करके। और ये जो तालिबान के मुद्दे को लेके भारत का जो मीडिया है वो जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बढ़ावा दे रहा है, तो अभी कुछ दिनों पहले ही मतलब जो परवीन तोगड़िया है उन्होंने भी जो तबलीगी जमात है उसको टारगेट किया है इसी मुद्दे को लेके। तो कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को लेके कि तालिबान जो है अफगानिस्तान के अंदर है, लेकिन यहाँ पे उस मामले को लेके जो नफरत का बीज बोया जा रहा है दो धर्म दो समुदाय के बीच में, और खासकर जो मीडिया है भारत का वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है, तनावपूर्ण माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, और तबलीगी जमात को जिस तरीके से तालिबान से जोड़ा जा रहा है, इस पूरे मामले पे आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले गलती किसकी हो गई? मौलाना सज्जाद नुमानी साहब एक स्कॉलर है, क्या जरूरत थी आपको स्टेटमेंट देने की? आपको क्या जरूरत थी स्टेटमेंट देने की? जब आप देख रहे कि हमारे जो वहां से जो जितने ऑफिस बेरर है उनको वापस बुला लिया गया यहाँ पे, आपको ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। हम कहां रह रहे हैं? हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हमको तालिबान से कोई लेना देना नहीं है करके। वी आर लिविंग इन इंडिया यार। आपको इतनी क्या मोहब्बत आ गई, आपने उसके उठा के स्टेटमेंट, मैंने देखो गलत स्टेटमेंट नहीं दिए, लेकिन क्यों दिया आपने स्टेटमेंट? उसके बाद में अभी आप देखो कि तालिबान आया, अब हमारे देवबंद से वहां जो उनके आलिम है ये बोल रहे क्या को एजुकेशन स्कूल मत चलाओ। अरे तुम हिंदुस्तान में रहते हो यार, वो क्या चला रहे तुमको मतलब नहीं है? कोई मतलब भी नहीं रखना, तुमको क्यों मतलब रखना चाहिए? क्या तुम लड़का लड़की की स्कूल साथ में मत करो? ये तुम्हारा विजन है सब, तुम्हारी नीयत है खराब है इसका मतलब। हाँ, पहले से तुम चालू कर दिए तो फिर सामने वाले क्या करेंगे? फिर सामने वाले क्या करेंगे? देवबंद के मदरसे को चाहिए था कोई फतवा नहीं देवे करके, तुम अपने मदरसे संभालो, समझे? अब तुम उधर से उंगली करते हो। अभी कल टीवी पे मैंने देखा न्यूज़ 18 पे, तुम्हारे एक देवबंद के मौलाना थे, मौलाना क्या उनका नाम, और एक ये तुम्हारा आरिफ वाला क्या इसका नाम, इलियास शरफुद्दीन, कुछ भी बकते हैं बैठ के यार, कुछ भी बकते हैं बैठ के। दिस इज नॉट गुड। और इन्हीं की वजह से आज मुसलमानों को परेशानी आ रही है सब, इन्हीं की वजह से। आप बैठ के बात करो सुलह की, आपको बात करना चाहिए सुलह की। ये भारत के जो है हमारी जो दिल्ली गवर्नमेंट है, उन्होंने सोचना चाहिए कि मुसलमानों को बीच में डाल के, कौन है मुसलमान जो मजबूत है, जो बड़े आलिम है, बड़े स्कॉलर है, इंटेलेक्चुअल्स है, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, उनको बिठा के हमको बात करना है कि भाई तालिबान से, कि देखो हम भी बोल सकते कि हमारे साथ में तुमको हमने इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पे एक 3 बिलियन का बड़ा इन्वेस्टमेंट है, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है सर। लेकिन आपने खड़े होके, अब देवबंद वाले को क्या चाहिए कि भाई क्यों बोलने का वहां पे क्या तुमको एजुकेशन मत करो करके? अरे उनका काम है, वो पढ़ाएंगे वहां पे, उनका काम है, वो अपनी हुकूमत संभालेंगे। आपको ऐसा लगता है कि भाई हम तो जाओ फिर समझा दो उनको जाके उधर। ये सब बातें हमारी भी गलतियां बहुत है साहब। अब दुनिया आगे जा रही है यार, दुनिया आगे जा रही है, समझे? और तुम क्यों पीछे ला रहे इस कौम को? ऐसी ये कौम पीछे आ चुकी है सब। ओबीसी, एसटी, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट से भी हम नीचे हैं, और आप बातें बड़ी बड़ी करते हो करके, समझे? आपको अगर कुछ करना है, जो मुसलमान गरीब गुरबा है, मुफलिस है, तंगिस्त है, वो पढ़ नहीं सक रहा है, उसके घर में खाने के वांदे, उसकी बच्चियों की शादियां नहीं हो रही है, वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहा है, लोग रास्ते पे धंधा कर रहे हैं, खाली मैकेनिक का काम कर रहे हैं, टायर पंचर का काम कर रहे हैं। अरे तुम कम्युनिटी को कैसा उठाना चाहिए उसकी फिक्र करो। आप देखो तालीम उधर भी अफगानिस्तान में क्या है, छोटे बच्चों के हाथ में बंदूक दे दिया है। ये कोई तरीका है क्या? इस्लाम आपको यह सिखा रहा है? तो ये उलमा को सोचना चाहिए, बैठ के खाली फतवे देने का, गरीब मुसलमानों को मारा जा रहा है फिर। और ये जो मीडिया है ना, मीडिया तो आप जान रहे क्या है करके, समझे? जिसको गोदी मीडिया बोल, आप वो पूरा उन्होंने 15 दिन से मैं देख रहा हूं, सुबह से लेके रात तक सोने तक अफगान पाकिस्तान। अरे भाड़ में गया वो अफगान, भाड़ में गया पाकिस्तान, हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम हिंदुस्तान के और अब कब्रिस्तान जाएंगे हम, समझे? और नूरुद्दीन भाई, जिस तरीके से मतलब अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने कब्जा किया है, उसके बाद से वे ऐसा देखने में आ रहा है कि भारत के अंदर मॉब लिंचिंग की जो वारदातें उसकी बढ़ोतरी हो गई है। आए दिन अलग अलग राज्य में मतलब मुस्लिम लोगों को मारा पीटा जा रहा है, उनकी मॉब लिंचिंग की जा रही है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से तालिबान वहां अफगानिस्तान में लोगों के ऊपर जुल्म और ज्यादती करता है, आपको नहीं लगता कि भारत में भी कुछ कट्टरवादी हिंदू संगठन है, वो भी वही काम करती है जो अफगानिस्तान में तालिबान करता है?
कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? देखिए ऐसा है कि देर आर ऑलवेज ब्लैक शिप इन अ व्हाइट शिप, जिस तरह हमारे में भी बुरे हैं ना, उनमें भी है। अभी क्या है, कुछ गुंडे समझे और ये फसाद परस्त लोग जो है ना वो बाहर आ गए, मीडिया गरमा रहा है, मारते किसको मारते हैं? गरीब को मारते हैं। बंगड़ी वाले को आपने मारा, अरे वो क्या कमाता होगा बंगड़ी के अंदर, उस पे झूठे इल्जामात लगाना। कबाड़ी वाले को भी, कबाड़ी वाले बेचारे को, उसको तुम बोलते हैं जय श्री राम बोलो, अरे जय श्री राम हम भी बोलते हैं यार, तुम्हारे बोलने से थोड़ी बोलेंगे। सही मोहब्बत राम की यहाँ, राम जी की मोहब्बत यहाँ होना चाहिए करके, समझे, यहाँ होना चाहिए। तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे दिखावा करने से, तुम ये सोच रहे कि मैं अगर दिखावा करता हूं मुसलमान को मारता हूं, शायद पार्टी में, बीजेपी पार्टी में या कहीं हमारी इज्जत होगी करके, कोई इज्जत नहीं होगी तुम्हारी, तुम वही माने जाओगे कि तुम दंगाई हो करके। अब तुमने उसको मारा, फिर उसके बाद में एक लड़के को इन्होंने जो मारा है, मैंने देखा, तुम दलितों को मार रहे हो, तुम मुसलमान गरीबों को मार रहे हो। मेरे को एक बात बताइए, आज तक आपने देखा होगा सिर्फ गरीब के सिवा अमीर को मारा क्या इन्होंने? किसी अमीरों को मारा है क्या? किसी भी बड़े लोगों को नहीं मारा है। वो तो गरीब तो ऐसी मरा हुआ है, वो तो बेचारा ऐसी सिसक सिसक के जिंदगी जी रहा है। वो किस तरह वो अपने बच्चों के खर्चे पानी के बंदोबस्त में रहता है, वो अपने माँ बाप का खर्चा पानी के बंदोबस्त में रहता है, तुम उसके हाथ पैर तोड़ देते हो इस तरह बुरा मार के। वो घर में बैठ गया, अरे वो तो ऐसी मरा हुआ है, अब वो कब्र में जाने की तैयारी में या आरती पे जाने की तैयारी में, और तुम उसको पहुंचा रहे हो करके। तो ये तो कैसे कमीने लोग हैं और हुकूमत कुछ बोल नहीं रही। देखो उनको सपोर्ट किसका है आप जानते हो, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने एक दो वीडियो देखा हूं जिसके अंदर है कि भाई अब क्या कर सकते बताइए। हुकूमत को चाहिए, सोचना चाहिए, हमारी बाउंड्रीज मजबूत होना चाहिए, हम आपस में एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। आज आप देख रहे चाइना हमारे सामने खड़ा है, समझे, और भी लोग हमारे सामने खड़े, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई एक मजबूत होकर रहोगे, कोई हमारी तरफ नजर नहीं कर सकता है। और किसमें दम नहीं है साहब कि हमारे देश की तरफ नजर करे। हमारी मिलिट्री बहुत मजबूत है, हमारे बाउंड्रीज बहुत मजबूत है साहब। लेकिन अब कुछ लोग हैं, अगर इनको इतना शौक है ना साहब, तो बॉर्डर पे जावे ना यार, लड़े ना, बॉर्डर पे जाके वहां आपको पाकिस्तानी मिलेंगे आर्मी, उनको मारो, आपको अफगानिस्तानी आर्मी, क्या है, गरीब को मारते हो, भारतीय लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, उनको तुम मार रहे हो करके। हमारे पुरखों ने जाने दिए इधर, आपने तो हमारी पूरी हिस्ट्री चेंज करके रख दिया। आपने अभी राम पुनियानी साहब जो है ना, उनसे हिस्ट्री सुनो ना साहब, वो तो मुसलमान नहीं है ना, वो मुसलमान नहीं है ना। अभी तुम्हारा ये जो नरसिम्हानंद सरस्वती, उन्होंने तो औरतों के बारे में कितना गलत बात कर दिया। औरतों के बारे में एक संत बोलने वाला आदमी अपने औरतों के बारे में इस कदर बात करता है, तो आप सोचो इनकी मानसिकता क्या होगी करके। तो हमको इनसे उलझना नहीं है। अब इलेक्शन आ चुका है, कौन सा, यूपी का इलेक्शन आया है, बहुत गरमाया जाएगा, पोलराइज किया जाएगा। मुसलमानों को चाहिए कि भाई खामोशी इख्तियार कर ले। अब मार तोड़, आपको अंदर झूठ, सफेद, काला, पीला सब होगा आपके साथ में, लेकिन आपको चाहिए खामोश हो जाए। आपको चाहिए इलेक्शन हो जाएगा। देखो इलेक्शन तो आता है जाता है, सब होता है, लेकिन हमको खुद को सोचना चाहिए। वो नहीं सोचेंगे, लेकिन हमको सोचना ही कि हमको जरा भी और कोशिश करना चाहिए कि भाई ये जो है हम उनके इलाके में नहीं जावे करके, बहुत कोशिश करना चाहिए, बचना चाहिए। और दूसरा मैं उलमाओं से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई जब अगर कहीं मुसलमान फंस जाता है ऐसे में, तो जय श्री राम अगर उन लोग बोल रहे नारा लगाना, तो आप बता दो कि भाई जायज है ना जायज है, उनको बता दो। मैं तो लगाता हूं नारा, क्यों नहीं लगाऊंगा भाई, समझे। हम हिंदुस्तान में हैं, भारत के अंदर रहते हैं, हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, तो हर आदमी को अपना रिलीजियस पालने का हक है। लेकिन अब वो नहीं समझ रहे तो उसको हम क्या करेंगे। तो तालिबान की वजह से ये कैसा है, अब ये इलेक्शन की वजह से, तालिबान की वजह से नहीं है, ये इलेक्शन की वजह से है, और ये होता रहेगा। हर इलेक्शन में आपने देखा कि बंगाल में क्या हुआ, लेकिन ममता बनर्जी मजबूत खड़ी थी, वो जीत गई। अब उधर भी जो है ना यूपी के अंदर सामने कोई अपोजिशन मजबूत इतनी नहीं है, अपोजिशन इतनी मजबूत नहीं है। ये अब ये तुम्हारा समाजवादी पार्टी है, अब कितनी मजबूत है वो अल्लाह बेहतर जानता है, समझे, हम नहीं जानते उसको। तो अब तो ये हर एंगल से हमेशा आप देखने के पोलराइज होगा अपने देश के अंदर। अब नहीं होगा ऐसा नहीं है, हमको समझ के रहना है, हमको संभाल के रहना है। और सबसे आखिर में नूरुद्दीन भाई, ये जो 6 महीने के बाद
थाने के अंदर भी और मुमरा कौसा के अंदर भी जो मनपा के चुनाव होने जा रहे हैं उसको लेके आप यहाँ की शहर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? कैसा कैंडिडेट चुनाव के लाना चाहिए? देखिए, कैंडिडेट यहाँ अच्छे अच्छे कैंडिडेट है, नहीं ऐसा नहीं है। अब लोग तो एक दूसरे को पहचानते थे। ये म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन जो होता है ना, ये चेहरा देख के होता है, किसी पार्टी को देख के नहीं होता है। ये चेहरा देखा जाता है, क्या मोइन भाई कौन है, नूरू भाई कौन है, ये फलाना जमील भाई कौन है, ऐसे लोगों को देखा जाता है। तो एक दूसरे को लोग पहचानते हैं। आप देख लीजिए कि जो 10 साल से 15 साल से बैठे हुए हैं, उनका हक है क्या अभी? और अभी ये भी होगा कि बाप अगर है तो अपनी बेटी को भी लाने की कोशिश करेगा, अपने बेटे को भी लाने की कोशिश करेगा, अपने भाई को भी लाने की कोशिश करेगा, अब माँ है तो अपनी बेटी को लाने की कोशिश करेगी। ये सब होगा क्यों? अभी उनको लग रहा है भाई हमारी एक ही सीट है, अगर 2-3 सीट आएंगी तो एक सीट में मैंने इतने करोड़ कमाया हूं, तो 2-3 सीट आएगी तो इतने कमाऊंगा। तो ये लोगों को सोचना चाहिए। नेपोटिज्म जो है और डायनेस्टी रूल, ये खत्म होना चाहिए साहब। ये पॉलिटिक्स किसी के घर की जागीर नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल लोगों ने इसको अपने घर की जागीर बना दिया है। कि इसलिए अब क्या बोलेंगे? अगर अच्छे लोगों को देखो, पढ़ा लिखा इंसान है, अच्छा काम कर सकता है, उसको काफी नॉलेज होना चाहिए उस चीज की कि भाई ये, तो वो मैं समझता हूं आप मुमरा को चेंज कर सकते हो। जो बेसिक फैसिलिटीज मुमरा में नहीं है वो ला सकते हो। आपको दिमाग होना चाहिए कि बाजार लगता है तो बाजार में देखो, एक दुकान में कोई चीज आपको ना 20 रुपए मिलती है, उस बाजू वाले को पता चलता है कि 20 रुपए बेचता है, अपने 15 रुपए बेचता है। उसके बाजू वाले में जाओगे 10 रुपए बेचता है। क्यों? कि कंपटीशन। यहां कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। वन साइड जब होगा ना तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, सब घर में जाने वाला है। आप नहीं समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे मुमरा वालों, समझे? तुम्हारी दास्तान तक नहीं रहेंगी दास्तानों पे। तुम्हारी लीडरशिप तो खत्म हो गई है, तुम्हारी मुमरा में कोई लीडरशिप नहीं है, समझे? जो कुछ थी वो भी खत्म हो गई। तो अब तुमको सोचना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए करके। इलेक्शन का टाइम है, मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मुमरा के बारे में सोचो कि मुमरा को अगर डेवलप करना है तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दे दीजिए आप, फिर आप देख लीजिए किस तरह काम होंगे। और मैं रिक्वेस्ट दूसरा ये करूंगा, मेहरबानी करके ये जो है 500,000 के चक्कर में 5-5 साल आपके और आपके बच्चों की जिंदगी खराब हो रही। कौन सी जिंदगी आप जी रहे हो मुमरा के अंदर, वो आपको खुद को सोचना है, मेरे को नहीं सोचना है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूं, आपको सोचना है। मैं क्यों सोचूंगा? जब आप नहीं सोच रहे तो मैं क्यों सोचूं करके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो दोस्तों, ये थे मुमरा कौसा के चर्चित समाज सेवक नूरुद्दीन नाइक साहब, जिनसे हमने देश और दुनिया के बनते बिगड़ते हालात पे विस्तार से चर्चा की, उनसे सवालात किए और लगभग उन्होंने हमारे सभी सवालों के बड़े ही सटीक लहजे में जवाब दिया। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो इंटरव्यू था ये आपको जरूर पसंद आएगा। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।